Hello everyone, my name is Anjali, a dedicated engineer, a woman in tech, and a proud woman. To you all, a very happy Women's Day. Financial independence is very important these days. We women work hard enough to earn our money, but most of the times we don't decide how to spend our money. Whether we should buy stocks or plan for our retirement or do something else with it. This is one of the major problems a woman should give attention to. It's good if you have a good control over your finances. If not, it's high time you should take charge of it. You are just a decision away from a woman of your dreams. Hello everyone. I'm Shruti Srivastav and I'm a law teacher. I believe that a woman should never doubt herself. She should have the courage to achieve each and everything that she wants. And the secret recipe behind this would be all the women supporting each other. We all should support each other in every way possible and we should never pull each other back. Thank you very much and a very happy Women's Day. Hi, I'm Ambika Mishra, a proud dentist, a proud daughter, a proud wife, a proud woman, and from me, a happy Women's Day to all of you. इंडिया में ऐसा माना जाता है कि माँ बाप के सपने एक बेटा ही पूरा करता है, लेकिन मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ सपने देखे। उनकी विश थी कि उनके घर में एक डॉक्टर हो और मैंने उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी और आज मैं एक डेडिकेटेड वाइफ होने के साथ साथ एक डेडिकेटेड डेंटिस्ट भी हूँ। Hence said, no woman is lesser or even bigger than a man. We all are equal and nonetheless parents can be proud of their daughters as much as they are proud of their sons. We, the women, are the pillars of the society. And I am happy to say that society now is accepting this true fact. Happy Women's Day to all of you. गुड मॉर्निंग, मैं अंजलि बात कर रही हूँ। मैं आज बात करूँगी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। हम बात करते हैं कि लड़का और लड़की बराबर होते हैं बट बराबर ना करके एटलीस्ट आप लोग अप्रिशिएट तो करें। लड़कियाँ बोलती है वो लड़की ऐसी है, वो लड़की जजमेंटल ना बने। लड़कियाँ ही लड़कियों की दुश्मन बन जाती है कई बार, क्योंकि आप दूसरी लड़कियों को जजमेंट करने लग जाते हैं। इवन हमारे मदर्स, रिलेटिव्स, लेडीज़ ही जजमेंट करती हैं लेडीज़ को। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जजमेंटल ना बने। आप उनके लिए कुछ अच्छा सोच नहीं सकते तो कुछ बुरा भी ना सोचें। जजमेंटल ना बने, अप्रिशिएट करें अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम सोनिया त्यागी है। मैं एक प्राउड ब्यूटिशियन, एक प्राउड मम्मा एंड एक प्राउड वुमेन हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। इंडिया में आमतौर पर शादी हो जाने के बाद आप सभी को अपना पैशन भुलाना पड़ता है और वो कंटिन्यू नहीं रहता है, लेकिन ऐसी हमारे देश में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पैशन को बिल्कुल भुला चुकी हैं और उन्होंने कंटिन्यू भी नहीं किया है। लेकिन ये पॉसिबल है कि आप अपने पैशन को कंटिन्यू कर सकती हैं। आई वॉज मैरिड यंग एज। मैंने अपनी परिवार को संभालने के साथ साथ अपने पैशन को भी याद रखा। आज मैं होम मेकर होने के साथ साथ एक ब्यूटिशियन भी हूँ। सभी इसी सोच के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने पैशन को फॉलो करें एंड आगे बढ़ें। अपनी लाइफ को सुंदर बना सकते हैं, एक बेहतरीन फ्यूचर बना सकते हैं अपने पैशन को कंप्लीट कर कर, अपने लिए सोचकर। थैंक यू। Hey everyone, welcome to the BF Vlog. I'm Swati. A very happy Women's Day to all. So today I'm going to tell you what are the rights which are available to a woman in India. But before telling you about these rights, I want you to know why you should know your rights. As it is said, don't be oppressed. Know your rights and claim them. ऐसा कहा जाता है जब वुमेन खुद के लिए लड़ती है तो सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ रही है, she is representing the entire women force. So with such a beautiful note, let's begin our today's session and it is the rights of a woman. अब हमारे पास बहुत सारे एक्ट्स हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, हिंदू मैरिज एक्ट, डाउरी से रिलेटेड एक्ट, सती से रिलेटेड एक्ट। तो अब हम इन मेजर एक्ट्स में देखेंगे कि क्या क्या राइट्स हैं जो कि वुमेन के पास अवेलेबल हैं। सो लेट्स बिगिन विद द ग्रैंड नॉर्म ऑफ आवर कंट्री एंड दैट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करते हैं प्रियम्बल से। प्रियम्बल मेल और फीमेल दोनों के इक्वल राइट्स देता है फॉर पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री। फिर आते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 14 ये बात करता है इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की।
मतलब लॉ के सामने चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दे ऑल आर इक्वल। कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता किसी भी दो पर्सन के बीच में कि वो मेल है या फीमेल। फिर बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 ये कहता है कि स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता दो पर्सन के बीच में जस्ट बिकॉज द पर्टिकुलर पर्सन इज फीमेल। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 स्टेट को राइट देता है कि वुमेन के एडवांसमेंट के लिए वो लॉज बना सकते हैं। आर्टिकल 16 कहता है अगर कभी भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फॉर एनी ऑफिस जो कि स्टेट के अंडर आता हो, उसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इस बेसिस पे, मेल और फीमेल के बेसिस पे। जो कि बात करता है फ्री लीगल एड की, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, और जो एम्प्लॉयमेंट में जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन प्रोवाइड करना, मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करना। इस मैटरनिटी रिलीफ को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर एक्ट भी है, दैट इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। वो इसलिए एक्ट बना है कि कोई भी वुमेन है अपने प्रेगनेंसी की स्टेज को बिना डरे पीसफुली कवर कर सके, उसे पेड लीव मिलेगी, देन बहुत सारे उसके पास राइट्स है, जैसे उसे एम्प्लॉयमेंट से नहीं निकाला जाएगा बिना किसी रीजनेबल कॉज के। तो ये सारी चीजें ये इंश्योर करती है किसी भी वुमेन को किसी तरह की डिफिकल्टी ना आए ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। देन इसके बाद हमारे पास पंचायत से रिलेटेड म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उसके अंदर वुमेन्स के लिए भी सीट रिजर्व करनी होती है, ये भी प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑन आवर फंडामेंटल ड्यूटी, हर एक सिटीजन की ये ड्यूटी है वो ऐसे कोई भी प्रैक्टिस ना करे विच इज डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ अ वुमेन। Let's have a look on IPC. What all are the provisions which are there in IPC which ensures women's safety and rights? तो coming on section 326A and 326B जो कि बात करता है एसिड अटैक की। एसिड अटैक एक टाइम पे इस तरीके से बढ़ रहा था कि गवर्नमेंट ने इस चीज को रोकने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज पास किए। इनफैक्ट इसकी सेल पे भी बहुत तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि इस तरीके के हम एक्ट को रोक सकें। ये एक्ट तो पनिशेबल है ही है, जिसकी सजा कम से कम 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। साथ ही साथ हमने इसके अटेम्प्ट को भी पनिशेबल रख रखा है। इट्स अ वेरी हीनियस ऑफेंस एंड अ वेरी डेरोगेटरी एक्ट। नाउ कमिंग ऑन वो ऑफेंसेस जो कि मैरिज से रिलेटेड होते हैं। अब मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं, जैसे डाउरी से रिलेटेड, राइट। तो इसके लिए हम लोग ब्राइड बर्निंग से भी रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं, तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं सेक्शन 304B जो कि बात करता है डाउरी एंड ब्राइड बर्निंग। आज भी इस सेंचुरी में भी ऐसे केसेस आते हैं जो कि ब्राइड बर्निंग से रिलेटेड होते हैं। और रीजन क्या है ब्राइड बर्निंग का? क्योंकि डाउरी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुए, दिस इज द मेन रीजन, दैट्स इट। और अगर इसके लिए भी हमारे पास प्रोविजन है, अगर किसी भी वुमेन की डेथ होती है, ठीक है, 7 साल के अंदर आफ्टर हर मैरिज, और वो डाउरी की वजह से रिलेटेड होती है, तो इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है। एवरी वुमेन शुड बी अवेयर ऑफ हर राइट टू क्लेम इट एट राइट टाइम। देन बात करते हैं सेक्शन 498A जो कि बात करता है टॉर्चर वुमेन पे जो होता है उसके हस्बैंड के थ्रू या फिर उसके फैमिली मेंबर्स के थ्रू, हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स के थ्रू। अब जरूरी नहीं है कि हस्बैंड अगर अलाइव रहेगा तो ही वुमेन का टॉर्चर हो सकता है। हाँ, अगर हस्बैंड गया तो हिज फैमिली मेंबर्स आर देयर टू टॉर्चर दैट वुमेन, तो उसके लिए भी हमारे पास लॉज है। तो किसी भी तरीके का टॉर्चर हो, टॉर्चर नॉट ओनली फिजिकल टॉर्चर, मेंटल बेसिस पे टॉर्चर होता है, इकोनॉमिक बेसिस पे टॉर्चर होता है, उसके लिए हमारे पास लॉज है। एक यानी कि एक विडो का भी टॉर्चर हो सकता है, कहने का मतलब ये है। अब बात करते हैं हम लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट जब भी वर्ड आता है, मेनी पीपल आर अवेयर कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का प्रोविजन है आईपीसी में, बट क्या आपको पता है इस सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? इट डजंट इंक्लूड ओनली एनी काइंड ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा वाइड है, यू नीड टू नो अबाउट इट। पहली चीज उसके अंदर इस तरीके की चीजें आती है, सपोज किसी तरीके का सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क अगर कोई मेल पास करता है एनी फीमेल, या फिर किसी वुमेन को पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाया जाता है उसके कंसेंट के अगेंस्ट, या वुमेन से सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करना, ये सारी चीजें आती है सेक्सुअल हैरेसमेंट पे। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट होने को तो किसी भी जगह पे हो जाता है। इनफैक्ट सर्वेज ऐसा कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो एक वो घर पे होता है उस पर्टिकुलर फीमेल के, और उसके नोन रिलेटिव्स ही होते हैं, एंड दिस इज अ वेरी ट्रू फैक्ट। अब नाउ थिंक अबाउट इट, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्ट करने की, दे आर द वन दोज आर डूइंग इट। एक टाइम पे जब ये पर्टिकुलर केस था जिधर एक आंगनबाड़ी फीमेल वर्कर थी, उसका रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया, तो इट लिटरली शुक द नेशन। तो जुडिशियरी ने विशाखा गाइडलाइंस पास करी। उस पर्टिकुलर गाइडलाइंस पे
उन्होंने ये ले डाउन किया क्या क्या रूल्स हैं कोई भी वुमेन के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है एट वर्क प्लेस, उससे रिलेटेड प्रोविजंस पास किए। देन वी हैव प्रोविजन फॉर स्ट्रिपिंग अ वुमेन। सेक्शन 354 भी ये कहता है अगर किसी भी वुमेन को डिसरोब किया जाता है उसके कंसेंट के अगेंस्ट, ये भी एक तरीके का ऑफेंस है। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज है हमारे पास। उसके बाद सेक्शन 354 बात करता है वॉयरिज्म की। ये निर्भया गैंग रेप केस के बाद से आया। वॉयरिज्म बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है, सपोज वुमेन कोई ऐसा एक्ट कर रही है, किसी एक प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व है जहां पे शी इज एक्सपेक्टिंग privacy, like if she is using changing room, she is using lavatory, ऐसी जगह पे अगर कोई पर्सन उस वुमेन को उस वुमेन को देखने की कोशिश करता है या फिर उसे कैप्चर करने की कोशिश करता है तो ये भी एक पनिशेबल एक्ट है। देन कमिंग ऑन सेक्शन 354D जो कि बात करता है स्टॉकिंग की। ये तो आए दिन होता रहता है, चाहे वो नॉर्मली स्टॉकिंग की बात हो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। नाउअडेज इट हैज बिकम अ ट्रेंड, बट यू नो इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। यू कैन नॉट स्टॉक अ वुमन इफ शी हैज क्लियरली शोन यू हर डजंट ट्रस्ट। It is a punishable offense and there are very strict laws related to it. Coming on section 375 and section 376, rape. That's a very common word to hear. You know there are many strict laws regarding it. इस तरीके से रेप के केसेस बढ़ते गए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि हमेशा लॉज स्ट्रिक्ट करते गए ओवर द टाइम। अब यहाँ पे जो भी रेप विक्टिम रहते हैं उनके पास बहुत सारे राइट्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और अगर कोई भी वुमेन ने क्लेम करती है शी हैज बीन रेप्ड तो अथॉरिटीज मान के चलती है कि वुमेन सही बोल रही है। जिस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट कहा है ये बात, वो पर्टिकुलर पर्सन आके प्रूफ करेगा कि नहीं उस पर्टिकुलर पर्सन ने रेप नहीं किया, वरना अथॉरिटीज मान के चलती है कि उसी पर्सन ने रेप किया है। वी हैव सीन इन मार्च 2020 एक साथ 4 रेप कन्विक्ट्स को फांसी दी जाती है जो कि निर्भया गैंग रेप से रिलेटेड रहते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि वन शुड अवॉइड डूइंग सच टाइप ऑफ एक्ट्स। अब आते हैं हम लोग ईव टीजिंग के ऊपर। ईव टीजिंग भी एक तरीके का पनिशेबल ऑफेंस है। देयर आर नंबर ऑफ लॉज फॉर वुमेन। द थिंग इज वुमेन नीड्स टू रेज हर वॉइस अगेंस्ट एनी अनजस्ट थिंग हैपनिंग अगेंस्ट हर। इट इज गिवन इन सेक्शन 509। अगर आप वुमेन की पर्सनल स्पेस पे यू आर इंट्रोड्यूसिंग या फिर आप वुमेन के अगेंस्ट कोई ऐसा रिमार्क पास करते हो और क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स जस्ट टू लोअर हर डिग्निटी, दिस ऑल इज पनिशेबल। On our next act and that is Medical Termination of Pregnancy Act 1971। ऐसा होता था इस पर्टिकुलर एक्ट के आने से पहले कोई भी वुमेन अगर जब तक उसके हेल्थ पे सवाल नहीं आता था तब तक वो किसी भी चाइल्ड को अबॉर्ट नहीं करवा सकती थी। तो सिर्फ एक चाइल्ड को अबॉर्ट कराने का रीजन वुमेन का हेल्थ नहीं हो सकता। देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस। सपोज दैट वुमेन कैन नॉट अफोर्ड दैट चाइल्ड फर्स्टली, सेकेंडली समथिंग अबाउट फैमिली प्लानिंग, और देयर कैन बी नंबर ऑफ थिंग्स। तो ऐसे सिचुएशन में वुमेन क्या करती थी, इलीगली ये काम करवाते थे। तो जो भी लोग ये काम को कैरी ऑन करते थे वो लोग एक सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं होते थे और इससे वुमेन की हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ रहा था। अब बिकॉज नो वन इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए कोई कहाँ ही केस फाइल करेगा। जो चीज़ इलीगल है उस चीज़ के लिए कोई कैसे केस फाइल कर सकता है। तो उसके बाद शाह कमेटी को अपॉइंट किया गया अराउंड 1966 में, और शाह कमेटी ने इसके बारे में पूरी रिसर्च करी और बोला कि हमें अबॉर्शन को कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में लीगलाइज कर देना चाहिए, जैसे फैमिली प्लानिंग या फिर कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कि इस टाइम पीरियड के अंदर अगर वुमेन चाहे शी कैन अबॉर्ट हर चाइल्ड। तो जिससे कि वुमेन की हेल्थ का ध्यान रखते हुए और ये जो बढ़ती पॉपुलेशन है उस पर थोड़ा कंट्रोल लगाने के लिए। ऑन आवर नेक्स्ट एक्ट इट इज द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरी ऑफ द कन्वेंशन। उसी कन्वेंशन को फोर्स में लाने के लिए इस पर्टिकुलर एक्ट को पास किया गया। ये एक्ट इस चीज़ से डील करता है जैसे बहुत सारे ब्रोथल हाउसेस रन होते हैं, देन प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस बहुत सारे लोग चलाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, दूसरे भी फीमेल को इंड्यूस करते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस में फोर्सिबली, नॉट विलिंगली, दे आर ऑल्सो इंड्यूसिंग द वुमेन्स टू कम हियर फोर्सिबली। लोग इसे कैसे बिजनेस की तरह चलाते हैं, एक धंधे की तरह हो चुका है। तो उन पर्टिकुलर लॉज के अगेंस्ट प्रोविजन है जो इंड्यूस करे किसी भी वुमेन को ऐसे काम में आने के लिए, या फिर ब्रोथल हाउसेस रन कर रहे हैं या फिर वो इस पर्टिकुलर प्रोस्टिट्यूशन या ब्रोथल हाउस से अर्न कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के अगेंस्ट प्रोविजन है।
ऐसे बहुत सारे वी हैव सीन अ नंबर ऑफ सिचुएशन, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ भी पढ़े हैं कि होता है ऐसे कि वुमेन को इंड्यूस किया जाता है इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और वुमेन इस चीज़ के अंदर स्टक हो जाती है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट आउट. वी हैव अ लव फॉर दिस. वुमेन शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड वन शुड बी वेरी फियरलेस. वन शुड बी courageous enough to fight for their rights. Then we have the Dowry Prohibition Act 1961. डाउरी के लेन देन पे रोक लगाना. डाउरी now also, like this is a very serious concern which I wanted to raise in this video. Like if I will say that parent सिर्फ और सिर्फ सन पे स्पेंड करता है, डॉटर पे नहीं, तो मैं कहूँगी ये गलत है. वो डॉटर पे भी उतना ही स्पेंड करता है. पर पता है फर्क कहाँ आ जाता है? फर्क यहाँ पे आ जाता है ना, डॉटर का पैसा उसके डाउरी में जाता है, नॉट ऑन हर एजुकेशन. सन का पैसा उसके एजुकेशन में जाएगा. तो व्हाट्स द नीड ऑफ गिविंग दिस डाउरी? इंस्टेड इफ यू आर सेविंग दैट मनी फॉर अ डॉटर, स्पेंड दैट मनी ऑन हर एजुकेशन. वो उसे ज़्यादा बेटर लाइफ देगा. सो ये बोलना कि पैसा स्पेंड नहीं होता ये गलत है, पर किस जगह पे स्पेंड होता है दैट्स यूजलेस एंड दिस इज सीरियसली पनिशेबल. इफ यू आर सीइंग इट हैपनिंग अराउंड यू और हैपनिंग विथ यू शुड रेज अ वॉइस अगेंस्ट इट. देन वी हैव सती प्रिवेंशन एक्ट. सती बेसिकली एक ऐसा एक्ट है जहाँ पे अलाइव वुमेन को जला दिया जाता है ऑन द पायर ऑफ अ डेड हस्बैंड. लाइक अगर इसे मैं मेल और फीमेल बेसिस पे भी ना देखूँ, अगर ये एक्टिविटी अगर एक मेल के साथ भी होती, वैसे इट्स टोटली इम्पॉसिबल टू हैपन इन दिस पेट्रियार्कल सोसाइटी, बट स्टिल अगर ये चीज़ मेल के साथ भी होती, इट्स सो मीन्स लाइक हाउ वन कैन डू दिस. ये जो चीज़ है वो सिर्फ एक फीमेल नहीं, अगर हम एक ऐसे ह्यूमन भी देखें, सो ये क्या एक ह्यूमन के साथ गलत नहीं है? मेल फीमेल तो बात की बात है कि एक ह्यूमन के साथ गलत नहीं है. और आज भी ऐसी चीज़ें होती है कई गाँवों में. कुछ पर्टिकुलर सेक्टर अगर मॉडर्नाइज हो चुका है दैट्स वेरी गुड, लेकिन अभी भी ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं जो कि अंडर प्रिविलेज एरियाज हैं जहाँ पे इस तरीके के ऑफेंसेस अभी भी हो रहे हैं. राजा राम मोहन रॉय, लॉर्ड बेंटिक, इन लोग का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस चीज़ को रोकने के लिए. We have Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. पहले वुमेन के साथ वायलेंस होता था और अभी भी होता है. पहले वुमेन के साथ वायलेंस होता था, डोमेस्टिक वायलेंस, तो रीजन ये होता था वुमेन्स आर नॉट दैट एजुकेटेड, बट नाउ वुमेन आर एजुकेटेड, बट स्टिल इट इज हैपनिंग. कोई भी हो, इट डजेंट मैटर व्हाट क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन. एक्चुअली कहीं ना कहीं सोसाइटी में हमेशा से ये दिखा दिया जाता है कि मेल आर मोर पावरफुल एंड इनडायरेक्टली वुमेन को ये फील करा दिया जाता है यू आर नॉट दैट पावरफुल. इसी गैप की वजह से वी आर सीइंग कि इस तरीके से वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है. और वायलेंस तो होता ही होता है, लॉ होने के बाद भी वुमेन वॉइस नहीं रेस कर पाती. बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे फैमिली रीजंस, फैमिली इश्यूज इतने सारे. और वुमेन के पास अगर उसका खुद का बच्चा रहता है, शी थिंक्स दैट व्हाई टू कंप्लेन अबाउट इट. वुमेन ऑलवेज सफर अबाउट दिस, बट वन शुड नेवर सफर अबाउट दिस. व्हेन वी आर हैविंग लॉ वी शुड रिसॉर्ट टू इट. अब यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं डोमेस्टिक वायलेंस, तो इट डजंट मीन ओनली फिजिकल वायलेंस. वायलेंस जो है इकोनॉमिक बेसिस पे भी होता है, क्योंकि वुमेन आर मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा कि वुमेन जो है वो शी इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड्स इनकम. तो अगर इकोनॉमिकली उसे अंडर प्रिविलेज रखना तो ये भी एक तरीके का वायलेंस ही है. इमोशनल लेवल पे तो यहाँ पे बेसिकली जो अथॉरिटीज़ है ऐसा ऑर्डर दे सकते कि इसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करो वुमेन को, ओके, रिलीफ प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, रेसिडेंस का राइट प्रोवाइड करवा सकते हैं. तो देयर आर नंबर ऑफ ऑर्डर्स विच अथॉरिटी कैन पास फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ ए वुमेन. अगेन द सेम थिंग, वुमेन हैज टू रेज अ वॉइस अगेंस्ट इट, राइट. देन कमिंग ऑन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट. ये पर्टिकुलर एक्ट इसलिए बना है इन रिस्पॉन्स टू द वुमेन का प्रोटेस्ट था 1970s और 1980s के टाइम पे कि ये जो किसी वुमेन का पोर्ट्रेट बनाया जा रहा है ना, तो उसको अगर न्यूडिटी दिखाई जा रही है या फिर इट इज सेक्सुअली प्रोवोकेटिव, तो इस तरीके की चीज़ें ना करा जाए बिकॉज इट इज ऑफेंसिव टू वुमेन. तो इस पर्टिकुलर एक्ट में ये बोला गया है कि किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट, साइन, प्रिंटिंग, कोई भी ऐसी चीज़ है ऑडियो विजुअल मेथड में जो कि ऐसी है वुमेन से रिलेटेड है, जिससे वुमेन की डिग्निटी वो कम हो रही है, सेक्सुअली प्रोवोकेटिव है, करप्टिंग अफेक्ट है ना, डिप्रेविव इफेक्ट है, और मतलब डिटेरिएट करती है वुमेन की कंडीशन को. ऐसे बोलती है कि वुमेन की जो डिग्निटी है, वुमेन को एक अच्छे तरीके से नहीं पोर्ट्रे किया जा रहा है, वुमेन की डिग्निटी पे क्वेश्चन उठ रहा है और मतलब पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट है. तो ऐसे किसी भी रैपर पे, किसी भी जगह पे अगर ऐसी चीज़ है तो किसी भी चीज़ के इस तरीके से एडवर्टीजमेंट हो रहा है, लाइक अभी भी हम लोग देखते हैं इतनी सारी नंबर ऑफ वीडियोस आर देयर,
इफ यू सी थंबनेल उस वीडियो का ऐसा होता है, थंबनेल और एनी रेंडमली फिर ओपनिंग एनी फेसबुक पेज, ओके, नॉट ऑल, आई एम नॉट क्लेमिंग अबाउट ऑल, आई एम टेलिंग देयर आर पेजेस विच एक्सिस्ट लाइक दिस, जहाँ पे earlier they will show you some kind of a nudity which is related to women, and it's really offensive. If you will see it from the eyes of a woman, it's really offensive. Why are you portraying a woman like this? Or like recently Myntra ka logo, that was offensive to women. Then coming on another act, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो कि बात करता है किसी भी वुमेन को इनहेरिटेंस का राइट देने का. इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू हिंदू वुमेन. वैसे तो अलग अलग लॉज है मुस्लिम वुमेन, हिंदू वुमेन, क्रिश्चियन वुमेन के लिए, देयर इज नो यूनिफॉर्म सिविल कोड. लेकिन अगर बात करें प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो अगर हिंदू और क्रिश्चियन वुमेन की बात करें तो उनके पास सेम राइट्स हैं जैसे कि एक सन के पास होते हैं. डॉटर के पास सेम राइट्स है इनहेरिटेंस के जैसे कि एक सन के पास है. लेकिन इफ विल टॉक अबाउट मुस्लिम वुमेन, द कंडीशन इज लाइक डॉटर को जितना सन को मिल रहा है उसका आधा राइट है डॉटर के पास. तो इस पे हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत है. जस्ट बिकॉज यू बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर रिलीजन आपको अंडर प्रिविलेज नहीं रखा जा सकता जो आपका राइट है. तो ये राइट है बात जो कि थी हमारे राइट टू प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से रिलेटेड. अब बात करते हैं मेंटेनेंस से रिलेटेड. इसके लिए भी अलग अलग लॉज हैं अलग अलग रिलीजन के लिए. लेकिन अगर बात करें एक यूनिफॉर्म लॉ जो है वो है सीआरपीसी के अंदर, जो कि सेक्शन 125 है. सेक्शन 125 ये कहता है कि अगर कोई भी वुमेन है वो अपने आप को मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, शी इज इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग हर सेल्फ मेंटेनेंस, और हस्बैंड उस पोजीशन में है कि वुमेन को मेंटेनेंस प्रोवाइड कर सकता है, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हस्बैंड टू प्रोवाइड हर मेंटेनेंस. अगर नहीं प्रोवाइड करता तो वुमेन कैन टेक रिजॉर्ट टू दिस सेक्शन एंड डेफिनेटली शी इज गोइंग टू गेट हेल्प आउट ऑफ इट. हस्बैंड के अगेंस्ट ऑर्डर इशू किया जा सकता है, हस्बैंड को बोला जा सकता है कि टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू द वुमेन. नाउ कमिंग ऑन last right which I'm going to talk in this video, we have more, we will discuss it later, but for now that's it. So that is last right is self defense. अब सेल्फ डिफेंस आपने राइट तो सुना ही होगा, यू माइट बी लर्निंग सेल्फ डिफेंस, बट यू नो कुछ राइट्स हम सेल्फ डिफेंस में किसी पर्टिकुलर मेल पर्सन की डेथ भी कॉज कर सकते. नॉट ओनली मेल, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन, एक वुमेन अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ कॉज करे तो उसे लॉ प्रोटेक्ट करता है. अब वो कौन कौन सा सिचुएशन है, जैसे अगर कोई भी पर्सन उस वुमेन की मारने की कोशिश कर रहा हो, उस वुमेन के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर उस वुमेन के ऊपर एसिड थ्रो किया, या फिर ही इज अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, तो ऐसे सिचुएशन में वुमेन जो है, वुमेन कैन किल दैट पर्सन एंड लॉ इज देयर टू प्रोटेक्ट हर. Before ending this video, I would like to share my views on this Women's Day. See, being a woman, by seeing today's society, I'm not expecting any kind of equality, that I need equality. Neither I'm asking for any kind of empowerment, that I need empowerment. But the only thing which I'm asking from the society, that whoever is on a judging position, जो भी जज करता हो, I have a request to them, that don't judge a person on the basis of male or female. Judge them on the basis of their merit. अगर हम किसी भी इंसान को सिर्फ मेल फीमेल सोच के हटा देंगे, फीमेल सोच के, तो क्या पता ऐसा हो सकता है वी आर गोइंग टू गेट द बेस्ट क्वालिटी, लेकिन सिर्फ फीमेल होने की वजह से आप उस चीज को एक्सेप्ट ना करो, तो दैट्स अ रॉन्ग. जज मी ऑन द बेसिस ऑफ माई मेरिट एंड गिव मी व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ, एंड ट्रस्ट मी आई एम कैपेबल ऑफ मच मोर थिंग्स. So give me what I'm capable of. Judge me on the basis of my merit. Just don't discriminate someone and neglecting totally my merit and my capabilities. Thank you. A very happy Women's Day to you all once again. Thanks to all those ladies for their time, and don't forget to do like, share and subscribe our YouTube channel for further more videos.